ताबानी ने पाकिस्तान पहुंचते ही मोबाइल फोन के जरिए फरमान से राब्ता किया, लेकिन उनका मोबाइल फोन बंद था, जबकि बंद नहीं होना चाहिए था। फरमान ने कहा था उसके पाकिस्तान पहुंचने और फोन के जरिए खैरियत की तस्दीक करने तक वो अपने मोबाइल फोन को ऑन रखेगा, लेकिन फोन बंद था। ताबानी कभी आधे घंटे कभी 1 घंटे के वक्फे से राब्ता करती रही, लेकिन न उसे फरमान की आवाज सुनाई दी और न ही पूजा ने अपने तौर पर खैरियत की इत्तला दी। उसने लाहौर की तरफ सफर करते हुए गॉडफादर हाशिम से राब्ता किया। वो अपनी बहन डॉक्टर आमना की हिफाजत के लिए लंदन पहुंचा हुआ था। उसने कहा, अंकल मैं ताबानी बोल रही हूँ। मैंने फरमान और पूजा ने भारत से पाकिस्तान पहुंचने का मंसूबा बनाया था। मैं तो पाकिस्तान पहुंच गई हूँ, लेकिन फरमान और पूजा लापता हो गए हैं। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक फोन से राब्ता नहीं हो रहा है। मैं 1 आध घंटे के वक्फे से 7 बार राब्ता करने की कोशिशें कर चुकी हूँ, लेकिन उधर से फोन खामोश है। हाशिम ने कहा, कोई गड़बड़ हो गई है। अपना मोबाइल अगर नाकारा हो गया है तो फरमान किसी दूसरे फोन से राब्ता कर सकता था। उसने पिछली रात से अब तक मुझसे राब्ता नहीं किया। ताबानी ने कहा, अंकल ये अंदेशा पैदा हो रहा है कि रॉ वालों ने मेरे भाई और पूजा को गिरफ्तार न कर लिया हो। हाशिम ने कहा, बेटी कुछ भी हो सकता है। मेरी बाजी आमना पर दबाव डालने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपनी तरफ से फिलहाल खामोश रहना चाहिए। अगर रॉ वालों ने फरमान को कैदी बनाया होगा तो वो 2-4 घंटों में बाजी आमना को ब्लैकमेल करेंगे। उन पर ये दबाव डालेंगे कि कालिया का ऑपरेशन कामयाब न हुआ और वो 2-3 माह में चलने फिरने के काबिल न हुआ तो वो फरमान को जानी नुकसान पहुंचाएंगे। ताबानी ने कहा, अंकल अगर ऐसा हुआ तो मैं रॉ के आला अफसरान से लेकर मामूली अफसरान तक को जानती हूँ। उनके सीक्रेट एजेंट भी मुझसे छुपे नहीं रहेंगे। मैं एक एक को कुत्ते की मौत मारूंगी। हाशिम ने कहा, बेटी कभी जोश में ना आना। बड़े से बड़ा नाकाबिल बर्दाश्त वाकया पेश आए तो होश में रहना और अपनी कुव्वत बर्दाश्त को मुस्तहकम रखना। ऐसा करने से आज की नाकामी कल की कामयाबी में बदल जाएगी। अपना मोबाइल का कोड नंबर बताओ, पाकिस्तान में कहाँ रहोगी? वो बोली, मैं 2 घंटे में लाहौर पहुंच जाऊंगी। हाशिम ने कहा, फिर तो मुझे कोड नंबर मालूम है, मैं तुमसे राब्ता रखूंगा। हाशिम ने फोन बंद करके फिर उसे ऑन किया और अपने दस्ते-रास्त अमानत शेख से राब्ता किया। हाशिम की गैर मौजूदगी में अमानत शेख गॉडफादर बनकर उसके तमाम काम निपटा रहा था और हाशिम की तरह वो भी हमजा और राजा नवाज की मदद कर रहा था। हाशिम ने फोन के जरिए पूछा, हेलो शेख, क्या रिपोर्ट है? उसने जवाब दिया, हमारे अंडरग्राउंड के मामलात हस्बे मामूल हैं, मगर हमारे 40 ताबेदार मातहत बागी हो चुके हैं। वो कहते हैं जब हम अंडरग्राउंड मुजरिम हैं तो हमारा गॉडफादर मुहिब्बे वतन क्यों है? हमारा कोई मुल्क नहीं होता। जिन ममालिक के रास्तों से स्मगलिंग की सहूलतें हासिल होती हैं और जिन ममालिक में हमारे स्मगल हुए माल की खपत होती है, वो ममालिक हमारे लिए पाकिस्तान से ज्यादा अहम है। यहाँ पाकिस्तान में रहने का मतलब ये नहीं कि हम इस मुल्क में मुजरिमाना सरगर्मियां छोड़ दें। हाशिम ने कहा, मेरे वहाँ से आते ही गड़बड़ शुरू हो गई। वो बागी होने वाले कहाँ हैं? शेख ने कहा, शमशीर सिंह कालिया की बेटी शिल्पा बड़ी जबरदस्त हेरा फेरी कर रही है। उसकी हिमायत में 4 मुल्कों के गॉडफादर हैं। एक गॉडफादर कारता बिन बिल्ला सबसे ज्यादा हमारे खिलाफ है। शिल्पा ने उसी के ताउन से हमारे आदमी तोड़ लिए हैं। हाशिम ने कहा, हमारे 40 ताबेदार कहलाने वाले दूसरी पार्टी में चले गए। ये बात मेरे फोन करने के बाद तुम बता रहे हो, क्या तुम खुद मुझे फोन करके नहीं बता सकते थे? शेख ने कहा, बता सकता था, मगर पहले हमजा और राजा नवाज के हालात सुन लें। मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उन्हें पनाह लेने के लिए एक खुफिया बंगला दिया था। वो दोनों 2 अलग गाड़ियों में आउटिंग के लिए गए थे। उसके बाद से दोनों लापता हैं। हाशिम ने परेशान होकर पूछा, कैसे लापता हो गए? क्या हमारे जासूस उनकी निगरानी नहीं कर रहे थे? शेख ने कहा, निगरानी करने वाले कई जासूस थे। बाद में पता चला कि हमारे वो ताबेदार जासूस दरअसल वही बागी थे। उन्हें खुफिया हाथ ने खरीद लिया था। इस तरह ये कहा जा सकता है कि हमजा और राजा नवाज जहाँ जा रहे थे, जहाँ छुप रहे थे, वहाँ हमारे गद्दार जासूसों के बायस नाकाम हो रहे थे। हाशिम ने कहा, क्या तुमने हमजा और राजा से राब्ते की कोशिश की? वो बोला, मैंने बहुत कोशिशें की थी, लेकिन उनके मोबाइल फोन उनके पास नहीं थे। दोनों के फोन बंद कर दिए गए होंगे। हाशिम ने कहा, अमानत शेख, मेरे हिसाब से अब हमारे पास सिर्फ 15 ताबेदार रह गए होंगे। वो बोला, नहीं, उनमें से 3 मारे गए हैं। मरने वालों में आपका वफादार जान मोहम्मद भी है। हाशिम ने कहा, ओह गॉड, बाकी 12 कहाँ हैं? वो बोला, वो छुपने फिरने के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। किसी को किसी की खबर नहीं है। खुफिया हाथ की एजेंसियों के तमाम कातिल उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं। हाशिम ने पूछा, और तुम कहाँ हो? तुम्हारे लिए तो सबसे ज्यादा खतरा होगा। शेख ने कहा, खतरा तो उनके लिए होता है जो कमजोर होकर ताकतवर को ललकारते हैं। मैंने ऐसी हिमाकत नहीं की। खुफिया हाथ जैसे ताकतवर को ललकारने की बजाय मैं उसकी गोद में बैठ गया हूँ। हाशिम ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो?
शेख बोला, मेरी दानाई को बकवास कह रहे हो। मैंने बहुत बड़ी कीमत लेकर तुम्हारी अंडरग्राउंड माफिया को खुफिया हाथ के पास फरोख्त कर दिया है। तुम्हारे जितने वफादार थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। वैसे ये बता दूं कि तुम लंदन में भी महफूज नहीं हो, और जब तुम महफूज नहीं हो तो अपनी डॉक्टर बहन की हिफाजत कैसे करोगे? हाशिम ने कहा, शेख तुम्हारी जमीर फरोशी ने मुझ जैसे गॉडफादर को तन्हा कर दिया, लेकिन मैं इस सिलसिले में अभी कुछ नहीं कहूंगा। सिर्फ इतना बता दो कि हमजा और राजा नवाज कहाँ हैं और किस हाल में हैं। शेख ने कहा, हमजा और राजा मेरा मसला नहीं रहे, खुफिया हाथ का मसला है। अब वो किसी रुकावट के बगैर पाकिस्तान में अपनी मर्जी का हुक्मरान लाएगा। हमजा और राजा कहाँ हैं, खुफिया हाथ ही बता सकेगा। ये कहते ही अमानत शेख ने फोन बंद कर दिया। हाशिम थके हुए अंदाज में एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके दिमाग में आंधियां चल रही थी। वो अपनी बहन डॉक्टर आमना की खातिर अपना सब कुछ लुटा सकता था, बल्कि लुटा चुका था। अब बहन की हिफाजत करते करते अपनी जान भी दे सकता था, लेकिन बहुत बड़ी ताकत के मुकाबले में हिफाजत करने के लिए काबिल एतमाद साथियों की जरूरत थी, जिन्हें हलाक कर दिया गया था। हमजा और राजा नवाज अपनी जात में एक फौज के बराबर थे, लेकिन वो भी लापता हो गए थे। ये वाज़े तौर से मालूम नहीं हो रहा था कि खुफिया हाथ की चालबाजी से वो कैद कर लिए गए हैं या मार डाले गए हैं, या वो दोनों कहीं इसलिए भटक रहे हैं कि उन्हें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में आकर करप्ट सियासतदानों के खिलाफ बयानात देने का मौका नहीं मिल रहा। अब उनके पास इतनी ताकत और इख्तियारात नहीं रहे थे कि वो अपनी आवाज अखबारात तक पहुंचा सकते। अखबारात को खुफिया हाथ और करप्ट सियासतदानों के खिलाफ हकायक शाया करने पर मजबूर करते। वो हाशिम जो जबरदस्त गॉडफादर था, अंदर से खाली हो चुका था। इलेक्शन इसी तरह हुआ करते हैं। अवाम एक बार नहीं बार बार इस खुशफहमी में मुब्तला रहती है कि उनके वोटों से नई हुकूमत कायम होने वाली है। अंदर की बात कोई नहीं समझ पाता कि हमारे मुल्क की सियासी खिचड़ी लंदन और वॉशिंगटन में पकती है। इसे कहते हैं कौम की खुशफहमी की खिचड़ी। ये एक बड़ा अलमिया है कि कौम की खुशफहमी उसे बावकार न रहने दे, वो खुद को बावकार समझे और उसके पास महज वकार की खुरचन रह जाए। वो थोड़ी देर तक खामोश बैठा मौजूदा हालात का तज्जिया करता रहा। फिर उसने फोन के जरिए डॉक्टर आमना को मुखातिब किया। हेलो बाजी, मैं हाशिम बोल रहा हूँ। आप बहुत ही हौसलामंद हैं, इसलिए किसी तमहीद के बगैर बता रहा हूँ कि फरमान भारत में लापता हो गया है। उसकी तरफ से कोई राब्ता नहीं हो रहा। आमना ने कहा, शायद रॉ वालों ने उसे ट्रैप किया है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उसकी जान लेने की हिमाकत नहीं करेंगे। कालिया को पहले, दूसरे और शायद तीसरे ऑपरेशन से भी गुजरना पड़े। वो तकरीबन 3 माह में अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, और वो 3 माह तक मुझे और मेरे बेटे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम तो खैरियत से हो ना? हाशिम ने कहा, नहीं बाजी, मैं तो बिल्कुल लुट गया हूँ, ताकत और इख्तियारात से खाली हो गया हूँ। आमना बोली, ये क्या कह रहे हो? साफ साफ अपने हालात बताओ। वो बताने लगा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके दस्ते रास्त शेख अमानत ने कितना बड़ा धोखा किया है। उसकी अंडरग्राउंड माफिया को शेख अमानत ने खुफिया हाथ के हवाले कर दिया। खुफिया हाथ से उसकी भारी कीमत वसूल की है और अपने तहफ्फुज की जमानत भी हासिल की है। हाशिम के जितने वफादार खुफिया हाथ के खिलाफ थे और बदस्तूर हाशिम के वफादार थे, उन्हें चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया है। मुख्तसर ये कि हाशिम अब गॉड फादर नहीं रहा। आमना ने कहा, वाकई तुम बिल्कुल लुट चुके हो। तुम्हारे मोतमिद खास ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। यहाँ लंदन में भी तुम्हारे लिए खतरात पैदा हो गए हैं। हाशिम ने कहा, मैंने मास्क मेकअप किया हुआ है। दुश्मन मुझे पहचानने के बाद ही मेरे लिए खतरा बन सकते हैं। मैं आपकी निगरानी के लिए अस्पताल में नहीं आऊंगा, लेकिन अस्पताल के आसपास रहूंगा। आमना बोली, हाशिम तुम मेरी फिक्र न करो, मैं कह चुकी हूँ दुश्मन मुझे और मेरे बेटे को 3 माह तक नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तुम्हारी अंडरग्राउंड माफिया खत्म हो गई, कोई बात नहीं। तुम फिर अपनी एक जाती फौज कायम करो और पहले से ज्यादा ताकतवर बनोगे। हाशिम ने कहा, बाजी ऐसा करने में महीनों और बरसों लग जाएंगे। आमना ने कहा, सिर्फ 2-4 महीनों में तुम दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा बन जाओगे। तुमने अपनी बाजी को समझा क्या है? मैं 2-4 घंटों के बाद तुमसे राब्ता करूंगी। और हाँ, ताबानी कहाँ है? हाशिम ने कहा, वो पाकिस्तान पहुंच गई है और फरमान के लिए परेशान है। आमना ने कहा, उसे तसल्ली दो और उससे वादा करो कि 2-4 दिनों में दोबारा मुस्तहकम होते ही उसके मुराद को जेल से निकाल लाओगे। हाशिम ने आमना से राब्ता खत्म करके फोन पर ताबानी से बात की। उसे भी अपने तमाम मौजूदा हालात बताए। फिर कहा, मैं 2-4 दिनों में फिर खोई हुई ताकत और वसी जराए का मालिक बन जाऊंगा और सबसे पहले मुराद को जेल से निकालूंगा। तुम मुझसे लाहौर में मिलोगी। ताबानी ने कहा, नहीं अंकल, आप मुराद की रिहाई की खातिर अम्मी को लंदन में तनहा न छोड़ें। हाशिम ने कहा, ये तुम्हारी अम्मी का हुक्म है। उन्हें और फरमान को 3 माह तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लिहाजा तुम लाहौर में मेरा इंतजार करो। मैं फरमान की बहन आबी को फोन पर तुम्हारे बारे में अभी बता रहा हूँ। तुम उसके साथ रहोगी, वहीं मैं तुमसे मुलाकात करूंगा।
तुम उसका पता नोट करो। उसने ताबानी को आबी का पता बताया। फिर आबी से राब्ता करने के बाद कहा, तुम्हारी अम्मी तुम्हें बता चुकी हैं कि उन्हें अगवा करके भारत ले जाने वाली ताबानी अब दुश्मन नहीं रही है, वो तुम्हारी अम्मी की बेटी बन चुकी है, फरमान और तुम्हारी बड़ी बहन बन चुकी है, अभी तुम्हारे पास आ रही है और तुम्हारे साथ ही रहेगी। मैं भी एक हफ्ते के अंदर आ रहा हूँ। हाशिम के बताए हुए पते पर ताबानी एक कोठी में पहुंच गई। वहाँ 2 मुसल्ला गार्ड्स थे। आबी ने उनसे कह दिया था कि उसकी एक बड़ी बहन आने वाली है, उसे रोका न जाए। एक गार्ड ने उसकी आमद की इत्तला दी। आबी खुद ही कोठी से बाहर मेन गेट पर उसका इस्तकबाल करने आई। फिर उसके गले लगकर बोली, एक बहन की कमी थी, वो आपने पूरी कर दी, अंदर आइए। वो अंदर आकर बोली, मैंने दोनों गार्ड्स को आपका नाम नहीं बताया, यहाँ की पुलिस और इंटेलिजेंस वालों तक आपका नाम पहुँचेगा तो वो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। ताबानी बोली, तुम बहुत समझदार हो आबी, यहाँ मैं अपना कोई दूसरा नाम रख लूंगी। आबी ने कहा, नाम तो कोई सा भी रख लें, लेकिन आप चेहरे से पहचानी जाएंगी, आप रेडीमेड मेकअप के जरिए चेहरा बदल सकती हैं। ताबानी ने कहा, हालात बड़ी तेजी से बदलते जा रहे हैं, मुझे कहीं रुकने और मेकअप का सामान खरीदने का मौका नहीं मिला, फिर ये कि मेरे पास पाकिस्तानी करेंसी भी खत्म हो गई है। आबी ने कहा, आप मेरे बेडरूम में चलें, वहाँ आपको जरूरत का तमाम सामान मिल जाएगा। दोनों बेडरूम में आ गईं। आबी मेकअप का मुख्तलिफ सामान निकाल कर सिंगार मेज के सामने रखते हुए बोली, आपका नाम शाजिया कैसा रहेगा? ताबानी ने कहा, अच्छा रहेगा, मुझे शाजिया बाजी कहा करो। बाय द वे, बाहर खड़े दोनों गार्ड्स ने मुझे असली चेहरे के साथ देखा है, चेहरा बदलने के बाद उनसे सामना कैसे करूंगी? आबी ने कहा, मैं अभी इनकी छुट्टी कर दूंगी, पहले आप मेरे भाईजान के बारे में बताएं। वो चेहरे पर तब्दीलियां करने के दौरान मेरे बारे में बताने लगी। आबी मेरी गुमशुदगी की बात सुनकर परेशान हो गई। ताबानी ने कहा, तुम अम्मी और अपने भाईजान की फिक्र न करो, उन्हें कम से कम 3 माह तक कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अलबत्ता हमारे अंकल हाशिम को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है। वो बताने लगी कि हाशिम के मोतमिद खास को खुफिया हाथ ने खरीद दिया है और उनकी अंडरग्राउंड माफिया को नीस्तो नाबूद कर दिया है, लेकिन वो कह रहे थे कि 2-4 दिनों में अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल करके यहाँ आएंगे। 1 घंटे के अंदर ताबानी ने चेहरे को इस हद तक तब्दील कर लिया कि अब उसे ताबानी की हैसियत से कोई पहचान नहीं सकता था। आबी उसे बेडरूम में छोड़कर ड्राइंग रूम में आई। फिर इंटरकॉम के जरिए एक मुसल्ला गार्ड को बुलाया। उसने ड्राइंग रूम में आकर उसे सलूट किया। वो बोली, आज से मुझे तुम्हारी और इस दूसरे गार्ड की जरूरत नहीं है, मैं 1 माह की एडवांस तनख्वाह देकर तुम दोनों को फारिग कर रही हूँ। उस गार्ड ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर अपने दूसरे साथी गार्ड से कहा, यहाँ आओ, मिस साहिबा हमें 1 माह की तनख्वाह एडवांस देकर हमारी छुट्टी कर रही है। उसने इंटरकॉम का रिसीवर रख कर आबी से पूछा, मिस साहिबा मैं आपका ये फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? आबी ने इजाजत दी। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। फिर राब्ता होने पर कहा, सर मैंने 1.5 घंटा पहले बताया था कि मिस साहिबा की एक बहन मुलाकात के लिए इस कोठी में आ रही हैं और वो आ चुकी हैं। इन मोहतरमा के आने के 1 घंटे बाद मिस साहिबा हमारी छुट्टी कर रही हैं, आप क्या फरमाते हैं? वो दूसरी तरफ की बातें सुनने लगा। आबी ने हैरानी से पूछा, तुम किससे बातें कर रहे हो? तुमने किससे कहा है कि मेरी एक बहन यहाँ कोठी में आई है? वो गार्ड रिसीवर कान से लगाए आबी को खामोश रहने का इशारा करते हुए बोला, यस सर, हमने डिटेक्टिव आले से मिस साहिबा को चेक किया था, उसके लिबास के अंदर कोई हथियार नहीं था। यस 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 सर, ऑल राइट सर। उसने रिसीवर रख दिया। फिर कहा, मिस साहिबा हम सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, यहाँ ड्यूटी की जगह छोड़ने से पहले गॉडफादर अमानत शेख साहब को यहाँ की रिपोर्ट देना जरूरी था। अमानत शेख का नाम सुनकर आबी चौंक गई। थोड़ी देर पहले ताबानी उसे बता चुकी थी कि अमानत शेख ने अंकल हाशिम को कितना जबरदस्त धोखा दिया है। आबी ने अनजान बनकर पूछा, तो गॉडफादर ने क्या कहा है? वो बोला, हमें इंतजार करने को कहा है, वो यहाँ आ रहे हैं। ताबानी बेडरूम के दरवाजे की आड़ से तमाम बातें सुन रही थी। उसने आवाज दी, आबी मुझे अपना एक जोड़ा निकाल दो, मैं गुस्ल कर चुकी हूँ। आबी तेजी से चलते हुए बेडरूम में आई। ताबानी ने सरगोशी में पूछा, तुम अंकल हाशिम से किस फोन पर बातें करती हो? वो बोली, मैं मोबाइल फोन से बात करती हूँ, अंकल ने ताकीद की थी कि मैं घर का फोन इस्तेमाल न करूँ। ताबानी बोली, हाँ इस घर के फोन पर डिटेक्टिव आला लगा हुआ है, जहाँ मेरी आमद के बारे में तुमने मोबाइल फोन से बात की थी? वो बोली, जी हाँ। ताबानी बोली, तो फिर इत्मीनान है कि अमानत शेख को ये मालूम नहीं है कि यहाँ मैं यानी ताबानी हूँ। आबी बोली, लेकिन बाजी मैंने तो यहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखे थे, उनकी बातों से जाहिर होता है कि ये दरपर्दा अमानत शेख के आदमी हैं। ड्राइंग रूम में दूसरा गार्ड आया। पहले ने कहा, तुम गेट पर वापस आ जाओ, गॉडफादर यहाँ आ रहे हैं। वो वापस चला गया। ताबानी आबी को बेडरूम में रहने की ताकीद करके ड्राइंग रूम में आई। मुसल्ला गार्ड ने उसे चौंक कर देखा, फिर पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, तुमने डिटेक्टिव आले से मिस साहिबा की बहन को चेक किया था, मैं वही हूँ। तुम्हारे जासूसी आले ने ये बताया कि मेरे पास कोई
हथियार नहीं है, लेकिन वो आला ये न बता सका कि मैं सर से पैर तक हथियार ही हथियार हूँ। ये कहते ही उसने अचानक घूमकर गार्ड के क्लैशनकोफ वाले हाथ पर एक किक मारी। क्लैशनकोफ हाथ से निकलकर फर्श पर आई। गार्ड ने उसे नहीं उठाया। उसका ख्याल था कि वो खाली हाथों से एक औरत को काबू में कर लेगा, लेकिन जब उसे दबोचने आया तो उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। उसके मुंह पर इतनी जोर से घूंसे और कराटे के हाथ पड़ रहे थे जैसे मशीन गन से गोलियां निकल रही हों। इतनी फुर्ती से दोनों हाथ चलने का मतलब ये था कि वो बहुत जबरदस्त तरबियत याफ्ता है। जब उसने हाथ रोके तो उसका सर चकरा रहा था। उसके मुंह से, नाक से और आंखों से लहू बह रहा था। वो एक जरा सा डगमगा कर फर्श पर औंधे मुंह गिरा। ताबानी एक पैर का घुटना मोड़कर फजा में उछलकर नीचे उसकी गर्दन पर आई। घुटने की जरब ऐसी थी कि गर्दन की हड्डी से कड़क की आवाज उभरी तो गर्दन की हड्डी टूट गई या फिर तड़क गई। बहरहाल वो बेदम और बेहिस्सो हरकत हो गया था। वो उसे फर्श पर घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गई, फिर बाहर से दरवाजे को बंद करके ड्राइंग रूम में आकर क्लैशनकोफ को उठाया। फिर आबी के पास आकर बोली, फौरन मोबाइल फोन लेकर पिछले दरवाजे से जाओ, लिबर्टी के गार्डन में जाकर अंकल हाशिम से पूछो कोई दूसरी पनाहगाह लाहौर में है जहां हम दुश्मनों की नजरों में ना आ सकें। उसी गार्डन में इंतजार करो। मैं इस जमीर फरोश अमानत शेख से निमट कर आऊंगी। जाओ, देर न करो। वो मोबाइल फोन लेकर पिछले दरवाजे से जाने लगी। जब वो दौड़ते हुए अहाते के बाहर जाकर नजरों से ओझल हो गई तो ताबानी तेजी से चलते हुए कोठी के सामने वाले दरवाजे पर आई। दूर गेट पर खड़े हुए गार्ड्स को मुखातिब करते हुए बोली, ए जल्दी आओ, इस गार्ड को कुछ हो गया है, वो अस्पताल जाने को कह रहा है। ये कहते ही वो दौड़ते हुए अंदर आकर दरवाजे के पीछे छुप गई। एक साथी को कुछ हो गया हो और वो अस्पताल ले जाने को कह रहा तो दूसरा साथी यकीनन उसकी मदद को आएगा। उस आने वाले ने जल्दी में उस बात पर तवज्जो न दी कि कोठी के दरवाजे से एक अजनबी औरत पुकार रही है। उसने आने वाली ताबानी को तो देखा था, अब उसका चेहरा बदला हुआ था। वो जैसे ही दौड़ता हुआ कोठी के अंदर आया, ताबानी ने पीछे से क्लैशनकोफ का दस्ता उसके सर पर मारा। पहले ही जरब जोरदार थी। सर पर दूसरी जरब लगते ही वो भी औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ा। ताबानी उसे भी घसीटकर उसी कमरे में ले आई जहां पहला गार्ड एक लाश की तरह पड़ा हुआ था। उसने दोनों के लिबास की तलाशी ली। दोनों के लिबास से 2 पिस्तौल बरामद हुए। उसने कमरे से निकलकर दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। उस दूसरे की भी क्लैशनकोफ उठाकर एक जगह छुपा दी। उसी वक्त एक कीमती कार अहाते में दाखिल हुई। कार की अगली सीट पर एक बॉडीगार्ड गन लिए हुए था। पिछली सीट पर अमानत शेख बड़े बावकार अंदाज में बैठा हुआ था। वो खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, यहाँ बड़ा सन्नाटा है, बाहर किसी एक गार्ड को तो होना चाहिए था। अमानत शेख ने कार से बाहर निकलते हुए बॉडीगार्ड से कहा, दरवाजा आधा खुला हुआ है, तुम अंदर जाकर देखो। उन 2 में से किसी एक गार्ड को बुलाओ और अंदर के हालात का जायजा लेकर आओ। बॉडीगार्ड आगे बढ़ा। दरवाजे के करीब पहुंचने से पहले ही एक गोली उसकी पेशानी पर लगी। उसके गिरते गिरते दूसरी गोली ड्राइवर को लगी क्योंकि उसके हाथ में गन थी। उन दोनों की हलाकत पर अमानत शेख खतरे को समझते हुए अपना रिवॉल्वर निकालकर अगली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर गया। वो कार के पीछे था। ताबानी की फायरिंग से बचता हुआ कार ड्राइव करता हुआ फरार हो सकता था। ताबानी भी अनाड़ी नहीं थी। उसने कार के पिछले और अगले पहियों पर गोलियां चलाईं। दोनों पहिए धमाकों से फट गए। अमानत शेख के होश उड़ गए। वो कार का दूसरा दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ से फायर करता हुआ फरार हो सकता था, लेकिन किस समत फायरिंग करता हुआ जाता। वो समझ सकता था कि उसके गार्ड और ड्राइवर को हलाक करने वाला अपनी पोजीशन बदल चुका होगा। ताबानी ऐसी तरबियत याफ्ता थी कि उसने पोजीशन बदलने में जहानत का मुजाहिरा किया। कार के पिछले हिस्से में पहुंचकर वहां झुककर कहा, तुम्हारे सामने 2 ही रास्ते हैं, कार से निहत्ते होकर बाहर निकल आओ। मैं सिर्फ 3 तक गिनकर कार की पेट्रोल की टंकी में गोली मार दूंगी। कार धमाके से टुकड़े टुकड़े होगी। बाद में पुलिस वाले तुम्हारे टुकड़े चुनने आएंगे। वो मुश्किल में पड़ गया। ताबानी ऐसी जगह थी कि अमानत शेख खिड़की से सर और हाथ निकालकर पीछे की तरफ फायरिंग नहीं कर सकता था क्योंकि पीछे की तरफ वो नजर नहीं आ रही थी। वो मजबूर हो गया था। उसने अगला दरवाजा खोलकर पहले अपना रिवॉल्वर बाहर फेंका, फिर कार से निकलकर अपने दोनों हाथ उठाकर गर्दन के पीछे रख लिए। फिर पूछा, तुम आबी नहीं हो, कौन हो? वो बोली, अगर बता दूंगी तो जिंदा नहीं रहोगे। मैं नहीं चाहती कि मुझे पहचानने वाला दूसरों को मेरी पहचान बताए। मेरा नाम और काम नहीं पूछोगे तो जिंदा रहोगे। वो बोला, नहीं, मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछूंगा, तुम्हारी सूरत देखे बगैर चला जाऊंगा। ताबानी कार के पीछे से उठकर खड़ी हो गई। भेस बदलने के बायस वो ताबानी को चेहरे से नहीं पहचान सकता था। वो बोली, जिस गॉडफादर ने अपनी अदम मौजूदगी में तुम पर भरोसा किया, तुमने उसकी अंडरग्राउंड माफिया को खुफिया हाथ के पास फरोख्त कर दिया, उसके वफादारों को कत्ल करवा दिया। इनमें से बाज फरार होकर छुप गए हैं,
अब तुम मोबाइल फोन निकाल कर खुफिया हाथ से गिड़गिड़ा कर अपनी हिफाजत की भीख मांगो। उसे ये नहीं बताओगे कि तुम कहाँ हो और यहाँ तुम्हारा दुश्मन मर्द है या औरत। उसने मोबाइल निकाल कर राब्ता किया, फिर खुफिया हाथ के सेक्रेटरी से कहा, मैं अपनी मौत के सामने खड़ा हूँ, मुझसे वादा किया गया था कि आइंदा हर हाल में मेरी हिफाजत की जाएगी। सेक्रेटरी ने कहा, तुम कहाँ से बोल रहे हो? वो बोला, मुझसे कहा गया है कि मैं इस जगह की निशानदही न करूं और अपने सामने खड़ी मौत का हुलिया न बताऊं। सेक्रेटरी ने कहा, फिर हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? वो बोला, खुफिया हाथ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे घर में फोन करके मालूम किया जा सकता है कि मैं कहाँ गया था और अब कहाँ पाया जा सकता हूँ। ताबानी ने उसके घुटने में एक गोली मारी, उसके हलक से चीख निकली, फिर दूसरी गोली दूसरे घुटने में लगी, वो जमीन पर गिरा। मोबाइल फोन उसके हाथ से निकल कर दूर चला गया। ताबानी फोन के करीब आई, उससे हेलो हेलो की आवाज आ रही थी। उसने फोन बंद करके अपनी जीन्स की बेल्ट से लटकाया, फिर कहा, तुम इसे गाइड कर रहे थे कि इसके आदमी किस तरह यहाँ पहुँच सकते हैं। वो गिड़गिड़ा कर बोला, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मुझे हलाक न करो। वो बोली, मैं हलाक नहीं करूंगी, तुमने जिस गॉड फादर के एतमाद को धोखा दिया है उसके फैसले के मुताबिक जिंदा रहोगे या मरोगे। शेख बोला, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अस्पताल पहुँचा दो। ताबानी बोली, तुम्हारे दोनों घुटनों में एक एक गोली लगी है, यानी दोनों हड्डियां एक बार टूटी हैं। इन्हें तो कोई मेडिकल सर्जन जोड़ देगा, मगर कालिया की तरह ऑपरेशन मुश्किल होना चाहिए, हड्डियों को टुकड़े टुकड़े होना चाहिए। उसने दोनों घुटनों पर तड़ातड़ फायरिंग की। वो चीखने के काबिल भी न रहा। थोड़ी देर तक तड़पता रहा, फिर उसे रहम तलब नजरों से देखने लगा। वो बोली, मुझे याद नहीं है तुम्हारे घुटनों पर कितनी गोलियां चलाई गई हैं। तुम कालिया की तरह उनके लिए अहम नहीं हो कि लंदन भेज कर महंगा इलाज करवाया जाए। यहाँ के डॉक्टर तुम्हारी दोनों टांगें काट देंगे, तुम कहीं भागने के काबिल नहीं रहोगे। अपनी मौत के लिए गॉडफादर हाशिम का इंतजार करते रहो। वो पलटकर कोठी के अंदर गई, फिर पिछले दरवाजे से निकलकर बाहर एक टैक्सी में बैठकर आबी के पास जाने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।